नमस्कार मित्रों, आर के एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का अपना जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चित्तौड़गढ़ जिले से नहीं प्राप्त हुआ है? घोसुंडी शिलालेख, नगरी शिलालेख, कर्णसवा शिलालेख, मान मोरी का लेख। तो अपने को मालूम है कि घोसुंडी शिलालेख, नगरी और मान भोरी, ये शिलालेख अपने को कहाँ से मिले थे? चित्तौड़ से मिले थे। केवल कर्णसवा का शिलालेख अपने को कहाँ से नहीं मिला था? चित्तौड़ जिले से नहीं मिला था। नगरी जो है ये आपकी एक क्या है? सभ्यता भी है, ध्यान रखना। नगरी चित्तौड़गढ़ की एक क्या है? सभ्यता। नेक्स्ट है, उदयपुर जिले में प्राप्त सामोली का शिलालेख किस समय का है? यानी ये सामोली का जो शिलालेख अपने को मिला था, ये कौन सी शताब्दी का है? 7वीं सदी, 8वीं सदी, 10वीं सदी और 12वीं सदी। तो ध्यान रखें, ये सामोली का जो शिलालेख उदयपुर से मिला था वो 7वीं सदी का है। कौन सी सदी का है? 7वीं सदी का। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, शाहजहानी मस्जिद का लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अलवर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर। तो शाहजहानी जो मस्जिद का लेख अपने को प्राप्त होता है वो केवल अपने को कहाँ से प्राप्त हुआ है? अजमेर जिले से प्राप्त हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख उदयपुर जिले से प्राप्त हुआ है? यानी उदयपुर से कौन सी प्रशस्ति या कौन सा शिलालेख अपने को मिला है? जगन्नाथ राय प्रशस्ति, वेदनाथ मंदिर प्रशस्ति, चिरवा शिलालेख और उपर्युक्त सभी। तो ये सभी जो शिलालेख हैं, जगन्नाथ प्रशस्ति हो, वेदनाथ मंदिर की प्रशस्ति हो और चिरवा का शिलालेख हो, ये सभी अपने को कहाँ से मिले हैं? उदयपुर जिले से मिले हैं। तो इन सब का उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कहलाता है? यानी सबसे पुराना शिलालेख राजस्थान का इनमें से कौन सा है? नगरी का शिलालेख, सामोली का शिलालेख, किराड़ू का शिलालेख, बडली का शिलालेख। तो ध्यान रहे कि नगरी का शिलालेख चित्तौड़ में है, किराड़ू बाड़मेर में है, सामोली उदयपुर में है और बडली का शिलालेख चित्तौड़ में है। तो इन नगरी, सामोली, किराड़ू और बडली जो शिलालेख हैं, इनमें सबसे पुराना शिलालेख यानी सबसे पहला शिलालेख बडली शिलालेख है। कौन सा शिलालेख है? बडली का शिलालेख। और बडली का शिलालेख कहाँ से मिला था? चित्तौड़ से मिला था। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेख या प्रशस्ति में परमाणु की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से बताई गई है? यानी वशिष्ठ मुनि के द्वारा आबू पर्वत पर यज्ञ किया गया था और उस अग्नि कुंड से 4 वीर पुत्र प्राप्त हुए थे। कितने वीर पुत्र? 4 वीर पुत्र क्या हुए थे? प्राप्त हुए थे। 4 वीर पुत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें पहला परमार था, दूसरा प्रतिहार, चालुक्य और चौहान।
तो इन सब की उत्पत्ति वशिष्ठ मुनि के अग्निकुंड से मानी गई। तो ये किस में बताया गया है? तो ये ध्यान रखना, किराडू के लेख में बताया गया है। बी ऑप्शन अपना इसका क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, बीजोलिया शिलालेख के रचयिता कौन थे? छोटा सा प्रश्न है। सोम, गुणभद्र, जीजा और बप्पा रावल। तो बप्पा रावल तो मेवाड़ का शासक था, और इस बीजोलिया शिलालेख, ये बीजोलिया का जो शिलालेख है वो 1170 में मिला था। और ये बीजोलिया का शिलालेख 1170 में कहाँ से मिला था? भीलवाड़ा से मिला था। कहाँ से मिला था? भीलवाड़ा में 1170 में प्राप्त हुआ था। और इसका जो लेखक था वो गुणभद्र था। कौन था? गुणभद्र। नेक्स्ट अपना प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किस प्रशस्ति में गुहिल को बप्पा रावल का पुत्र बताया गया है? जो कि गलत है। यानी जो गुहिल था, जिसको अपन गुहिलादित्य कहते हैं, को बप्पा रावल का क्या बताया गया था? पुत्र बताया गया था। ऐसा एक शिलालेख लिखा हुआ है, जो कि गलत है, क्योंकि गुहिल बप्पा रावल का पुत्र नहीं था। तो मानभेरी का लेख, रणकपुर की प्रशस्ति, किराडू का शिलालेख और जूनागढ़ की प्रशस्ति। तो इसका जो सही उत्तर होगा, क्योंकि गुहिल को बप्पा रावल का पुत्र बताया गया है, ऐसा केवल अपने को रणकपुर प्रशस्ति में मिलता है। कौन सी प्रशस्ति है? रणकपुर प्रशस्ति इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकलिंग जी के मंदिर के दक्षिणी द्वार की प्रशस्ति, यानी उसके सभी द्वारों के अंदर प्रशस्ति लिखी हुई है, लेकिन अपने से पूछा है कि दक्षिणी जो द्वार है उसकी प्रशस्ति किसके समय उत्कीर्ण की गई थी? महाराणा लाखा, महाराणा सांगा, महाराणा रायमल और महाराणा जयसिंह। ये सभी शासक ध्यान रखिए मेवाड़ के ही हैं। और एकलिंग जी जो देवता हैं वो मेवाड़ के शासकों के इष्ट देवता माने जाते हैं। कैसे देव हैं? इष्ट देव हैं। तो उसका जो मंदिर है उदयपुर में, वो उसके दक्षिणी द्वार में जो प्रशस्ति है वो ध्यान रखना किसके द्वारा या किसके समय उत्कीर्ण हुई थी? तो वो रायमल था। ध्यान रखना क्या उत्तर होगा इसका? रायमल, ऑप्शन 3। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, उदयपुर जिले में पिछोला झील के निकट सीसास्मा गांव में वेदनाथ मंदिर में स्थित प्रशस्ति, जो कि 1719 ईस्वी की है, इसका रचनाकार कौन था? यानी इसे सीसास्मा गांव को सीसारामा गांव भी कहा जाता है। वेदनाथ का यहाँ मंदिर है। वेदनाथ का जो मंदिर है सीसारामा गांव के अंदर किसने बनवाया था? तो संग्राम सिंह सेकंड के द्वारा वेदनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और यहाँ पर जो प्रशस्ति है वो 1719 की है। उसका जो रचयिता पूछ रहा है बप्पा रावल, राणा सांगा। तो ये तो दोनों क्या हैं? अपने शासक है। इन्होंने तो कोई प्रशस्ति कहने का मतलब लिखा ही नहीं, तो ये तो शासक हो गए मेवाड़ के। तो एक गुणभद्र है, तो गुणभद्र का अभी आया था कि गुणभद्र ने क्या लिखा था? बीजोलिया का शिलालेख लिखा था। कौन सा शिलालेख लिखा था? बीजोलिया का। तो बच कौन गया अपने पास? रूपभद्र बच गया। तो ध्यान रखना इस प्रशस्ति का लेखक भी कौन होगा? रूपभद्र ही होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सिक्के मेवाड़ रियासत में प्रचलित थे? स्वरूपशाही सिक्के, चांदोड़ी सिक्के, शाह आलमी सिक्के और उपयुक्त सभी। आपको मालूम होगा कि चांदोड़ी सिक्कों का एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, यानी ये अपने से पहले भी परीक्षा में पूछा जा चुका है।
कि चांदोड़ी सिक्के कौन सी रियासत में चलते थे। स्वरूप शाही को तो अपन समझ जाते हैं कि स्वरूप सिंह के द्वारा चलाए गए सिक्कों को स्वरूप शाही कहा जाता है। और चांदोड़ी सिक्के और शाह आलमी सिक्के भी ध्यान रखें मेवाड़ रियासत में ही चलाए गए थे। इसलिए इसका जो उत्तर होगा वो प्रयुक्त सभी होगा कि ये सभी सिक्के मेवाड़ रियासत में चलते थे। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, राव रणमल मेवाड़ महाराणा मोकल का रिश्ते में क्या लगता था। तो आपको मालूम होगा कि मामा, नाना, चाचा और भाई। रणमल राठौर था जो मारवाड़ का शासक था और इसकी एक बहन थी जिसका नाम था क्या, हंसाबाई। क्या नाम था, हंसाबाई। और इस हंसाबाई का विवाह है ये लाखा के साथ में किया था। किसके साथ में किया था, लाखा के साथ में कर दिया था। और इस हंसाबाई की जो संतान हुई थी उसका नाम क्या था, मोकल था। क्या नाम था, मोकल। तो रणमल की बहन हंसाबाई थी और हंसाबाई का बेटा मोकल था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मामा। यानी ये रणमल मोकल का क्या लगता था, मामा लगता था। चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का रचयिता कौन था। यानी कीर्ति स्तंभ ध्यान रखें, चित्तौड़ के पास में विजय स्तंभ है उसको भी कहा जाता है, लेकिन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति एक प्रशस्ति है। इसका लेखक कौन था, अत्रि, महेश, जैता कूपा, नापा पोमा, मंडन और जैता। तो ध्यान रखें नापा पोमा, मंडन और जैता ये तो कुंभा के क्या थे, ये किसके थे, राणा कुंभा के वास्तुकार थे ये तो चारों। जैता और कूपा ये दो सेनापति थे, जैता और कूपा थे जो क्या थे अपने आप में, सेनापति। ये सेनापति रहे थे। ये जैता और कूपा रणमल के दो सेनापति थे। और अब बचा कौन अपने पास, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता के लिए अत्रि बचा। तो अत्रि ही इसका क्या था, रचयिता था। उसके बाद में है सन 1468 में मेवाड़ के इतिहास की कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी। अकबर तथा उदय सिंह के मध्य युद्ध हुआ था, महाराणा सांगा का जन्म हुआ था, महाराणा कुंभा की उनके पुत्र ऊधा के द्वारा हत्या हुई थी, कुंभा व गुजरात के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था। तो ध्यान रखें 1468 के अंदर जो महत्वपूर्ण मेवाड़ में घटना घटित हुई थी उसमें था कि ऊधा ने 1468 में कुंभ श्याम के मंदिर में, कौन से मंदिर में, कुंभ श्याम के मंदिर में इस महाराणा कुंभा की हत्या कर दी गई थी। इसी कारण से ऊधा को पितृहंता पुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे, अलवर, नागौर, जयपुर, जैसलमेर। तो सागरमल गोपा कहाँ के रहने वाले थे, जैसलमेर के रहने वाले थे। और सागरमल गोपा वह स्वतंत्र सेनानी था जिसको जेल में बंद कर दिया गया और जेल में ही केरोसिन तेल डाल करके और पुलिस के द्वारा जला दिया गया था। सागरमल गोपा ने जैसलमेर में गुंडा राज नामक एक महत्वपूर्ण क्या लिखी थी, पुस्तक लिखी थी। यानी सागरमल गोपा जैसलमेर में गुंडा राज नामक पुस्तक का लेखक भी था। तो इसका सही उत्तर होगा जैसलमेर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। माणिक्यलाल वर्मा, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या, हरदेव जोशी। तो ध्यान रखें जो हरदेव जोशी है, इस हरदेव जोशी को पत्रकारिता का श्रेय दिया जाता है। माणिक्यलाल वर्मा है ये मेवाड़ का नेता था और
मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है और आदिवासियों का बाबूजी भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा एक की आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अब अपने पास बच गए भोगीलाल पांड्या। तो वागड़ की गांधी के नाम से भोगीलाल पांड्या को ही जाना जाता है। नेक्स्ट है, वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? 1918, 1919, 1921 और 1927। तो इस राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना किया था उसका नाम था विजय सिंह पथिक। तो इसकी स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी। और कब की थी? राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय कहाँ था? वर्धा में। और वर्धा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। और इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। फिर महात्मा गांधी की कहने पर राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय 1920 में अजमेर लाया गया था। तो वास्तव में इसकी जो स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में विजय सिंह पथिक ने की थी, उस समय वो स्थापना 1919 में की गई थी, लेकिन बाद में इसका मुख्यालय अजमेर लाया गया था 1920 में। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा, राणा लाखा, चित्रांगद मौर्य, महाराणा प्रताप। तो वैसे तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कुंभा के काल को कहा जाता है, क्योंकि कुंभा ने सबसे ज़्यादा दुर्ग बनवाए थे। और इसके दुर्ग बनवाने की जानकारी वीर विनोद नामक पुस्तक से मिलती है, क्योंकि वीर विनोद पुस्तक श्यामल दास ने लिखी थी, जो भीलवाड़ा के थे। और इस पुस्तक में 84 दुर्गों का वर्णन है, जिसमें 32 दुर्ग और 2 जलाशयों का निर्माण कुंभा के द्वारा बताया गया है। इसलिए राजस्थान में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कुंभा के काल को कहा जाता है। लाखा था, उसके द्वारा पिछोला झील बनवाई गई थी लाखा के शासनकाल में। महाराणा प्रताप दुर्ग इत्यादि का निर्माण नहीं करवाया था, लेकिन ये राजस्थान भारत का एक महान योद्धा रहा था। तो चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण, ध्यान रखना, 7वीं शताब्दी के अंदर चित्रांगद मौर्य ने करवाया था, जो मौर्य वंश का शासक था। नेक्स्ट है, भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? लाखा, कुंभा, सूरजमल जाट और सवाई जयसिंह। तो भरतपुर, राजस्थान में जो 19 रियासतें थी उनमें से 2 रियासत भरतपुर और धौलपुर ऐसी रियासत थी जहां पर जाट शासन करते थे। तो केवल 4 ऑप्शनों में से एक में अपने को सूरजमल जाट दिखाई दे रहा है। तो भरतपुर के लोहागढ़ का निर्माण सूरजमल जाट ने करवाया था। सूरजमल जाट को, ध्यान रखना, जाटों का प्लेटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा, राणा सांघा, राणा प्रताप, चित्रांगद मौर्य। तो 1437 के अंदर कुंभा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी को पराजित कर दिया था, और उसको जीतने की खुशी में, यानी विजय स्तंभ, ध्यान रखना, मालवा को जीतने के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। यानी मालवा को कुंभा ने जीत लिया था, उसी के उपलक्ष्य में कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ बनवाया गया था। 1440 में विजय स्तंभ का निर्माण कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था। और विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ, विश्वध्वज, विक्ट्री टावर इत्यादि के नाम से जानते हैं। ये भगवान विष्णु को समर्पित किया गया था। 9 मंजिला भवन है, जिसकी ऊंचाई विजय स्तंभ की 122 फीट मानी जाती है। इसी को राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह भी मानते हैं, और विजय स्तंभ को ही भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश और अजायब घर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, चंद्रमहल सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया था?
यानी वर्तमान में इसको सिटी पैलेस कहा जाता है। और ये जब ये बनवाया गया था तो उस समय इसे चंद्र महल कहा गया था। चंद्र महल जयपुर में स्थित है, जिसको वर्तमान में सिटी पैलेस कहते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई प्रताप सिंह और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रहे, सिटी पैलेस जिसको चंद्र महल कहते हैं, इसका निर्माण ध्यान रखना सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? सवाई जयसिंह के द्वारा। जयसिंह दो हैं अपने पास, तो ध्यान रखें, जयसिंह फर्स्ट को मिर्जा राजा कहा जाता है और जयसिंह सेकंड को सवाई जयसिंह कहा जाता है। जयसिंह फर्स्ट को मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां के द्वारा दी गई थी, जबकि जयसिंह सेकंड को सवाई की उपाधि वाक चतुरता के आधार पर औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है, जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? प्रताप सिंह, माधो सिंह, लाखा और जयसिंह। तो 1799 के अंदर हवा महल का निर्माण जयपुर में करवाया गया था और जयपुर के अंदर इस हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया था 1799 में। हवा महल का वास्तुकार लालचंद उस्ता था, ध्यान रखें। और हवा महल के अंदर इस हवा महल में 953 खिड़की हैं। कितनी खिड़की हैं? 953 और 365 झरोके हैं। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। हवा महल कब बनवाया गया? 1799 में। किसने बनवाया? प्रताप सिंह ने। कितनी खिड़की है? 953। कितने झरोके हैं? 365। और इसका वास्तुकार कौन है? लालचंद उस्ता, बीकानेर का रहने वाला था। हवा महल को ही राजस्थान का एयर दुर्ग कहा जाता है और इस हवा महल में 5 मंजिल हैं। कितनी मंजिल हैं? 5 मंजिल हैं। ये मंजिलों के नाम भी परीक्षा में पूछता है। तो सबसे ऊपर की जो मंजिल है उसका नाम हवा मंदिर है और सबसे नीचे की है उसे शरद मंदिर कहा जाता है। यानी सबसे प्रथम मंजिल शरद मंदिर कहते हैं, दूसरी को ध्यान रखना रतन मंदिर कहते हैं, तीसरी को विचित्र मंदिर, चौथी मंजिल का नाम प्रकाश मंदिर और लास्ट 5वीं मंजिल को हवा मंदिर कहा जाता है। नेक्स्ट है, राणा प्रताप की छत्री कहाँ स्थित है? तो ध्यान रहे, चावंड में, झालोर में, बांडोली, मंडोर में। तो मंडोर तो जोधपुर में है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि महाराणा प्रताप मेवाड़ का शासक था। और एक झालोर ऑप्शन है तो ये भी नहीं है। अब या तो चावंड और या बांडोली। तो ध्यान रखना 19 जनवरी 1557 को प्रताप की मृत्यु यानी प्रताप का जो देहांत था वो कहाँ हुआ था? 1557 के अंदर, 19 जनवरी 1557 के अंदर चावंड में जो इसकी नई राजधानी थी वहाँ पर इसका देहांत हुआ था, लेकिन बांडोली में इसका अंतिम संस्कार किया गया था। तो जहाँ अंतिम संस्कार होता है वहीं पर छतरी बनाई जाती है। बांडोली में, बांडोली उदयपुर में है, चावंड भी उदयपुर में है। तो ये मरा यानी इसका देहांत तो दूसरे स्थान पर हुआ लेकिन चावंड में हुआ, लेकिन इसका बांडोली में अंतिम संस्कार किया गया। वहाँ अमर सिंह जो इसका बेटा था उसके द्वारा 8 खंभों की छतरी बनवाई गई थी। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी रचना चेतावनीरा चुंगट्या के रचयिता कौन हैं? श्यामजी कृष्ण वर्मा, दामोदर दास राठी, केसरी सिंह बहारट, राम गोपाल सिंह। तो ध्यान रहे, चेतावनीरा चुंगट्या जो मेवाड़ के महाराणा को सुनाया गया था और वो दिल्ली दरबार में जाने से उनको रोक दिया गया था इनको सुना करके, उसका नाम था केसरी सिंह बहारट और उन्हीं को चेतावनीरा चुंगट्या सुनाया गया था। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को ये चेतावनीरा चुंगट्या जो सुनाया गया था वो केसरी सिंह बहारट ने सुनाया था और वो 1905 में दिल्ली दरबार में जाने से रुक गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान या मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है?
झाबर मल शर्मा, विजय सिंह पथिक, रावचूड़ा और हरविलास शारदा। तो विजय सिंह पथिक किसान आंदोलन से संबंधित है। भारत में किसान आंदोलनों का जनक विजय सिंह पथिक को कहते हैं। झाबरमल शर्मा को पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहते हैं। हरविलास शारदा, ध्यान रखना, ये विधवा जो विवाह था उसको बढ़ावा देने का पक्षधर था। ईश्वरी चंद विद्यासागर के साथ में इस व्यक्ति ने काम किया था। अब अपने पास बच गया रावचूड़ा, तो इसका सही जो उत्तर होगा वो रावचूड़ा होगा, क्योंकि हंसाबाई का विवाह रावचूड़ा के साथ होना था, लेकिन गलती से पुरोहित हंसाबाई का नारियल किसको दे दिया था? रावचूड़ा के पिता लाखा को। इस कारण से हंसाबाई का विवाह लाखा से हो गया। तो जब इसको मालूम चला था तो इसने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की एक भीष्म प्रतिज्ञा की थी। इसी कारण से इसको मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? पंडित झाबरमल शर्मा, विजय सिंह पथिक, हरविलास शारदा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये मैंने भी आपको बता दिया पिछले प्रश्न में कि झाबरमल शर्मा को पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट है, वंश भास्कर के रचयिता कौन थे? बांकीदास, श्यामल दास, विठल दास, सूर्यमल मिश्रण। तो वंश भास्कर के रचयिता, ध्यान रखना, सूर्यमल मिश्रण है। सूर्यमल मिश्रण को ध्यान रखना राज्य कवि माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त है और राजस्थान का राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण है, जिसने धरती धोरारी नामक एक महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना भी की थी। वीर सतसई, वंश भास्कर, ये सभी पुस्तक सूर्यमल मिश्रण ने लिखी थी। तो इसको राज्य कवि का दर्जा भी प्राप्त है। और भारत का यदि राष्ट्रीय कवि पूछा जाए तो उसका उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट है, राजस्थान में राजनीतिक चेतना का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, सहसमल बोहरा, सेठ दामोदर दास। तो राजस्थान में राजनीतिक चेतना का जो जनक माना जाता है वो जयपुर के अर्जुन लाल सेठी को माना जाता है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, 1857 में आहुआ में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? तो आहुआ के अंदर, आहुआ वैसे कोई 1857 की क्रांति के समय क्या नहीं था, छावनी नहीं थी। राजस्थान में केवल 6 छावनी थी, लेकिन फिर भी आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत था और इस आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा मोक मैसन की हत्या कर दी गई थी। किसकी हत्या कर दी गई थी? मोक मैसन की। पैट्रिक लॉरेंस 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का क्या था? एजीजी था। और सावर्स था जिसका संबंध मेवाड़ से रहा था, और कैप्टन बर्टन का जो संबंध था वो कोटा से था। तो इसका मतलब कैप्टन एम मैसन, इसकी हत्या आहुआ के अंदर कर दी गई थी और इसके सिर को आहुआ के किले में उल्टा लटका दिया गया था कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तात्या टोपे, महाराजा राम सिंह, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्रांति में तात्या टोपे का सहयोग तो था, लेकिन उसने जोधपुर की सेना को और अंग्रेजों को कभी परास्त नहीं किया था। इसका जो सही उत्तर होगा वो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह होगा, क्योंकि जोधपुर का उस समय शासक, ध्यान रखना, तख्त सिंह था और तख्त सिंह की 2 युद्ध लड़े थे। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने एक युद्ध लड़ा गया था, ध्यान रखना, 10 सितंबर को। कब लड़ा गया था?
10 सितंबर को। सन सब में एक ही है। 10 सितंबर को जो युद्ध लड़ा गया था उसे भीथोड़ का युद्ध कहा गया था। इस भीथोड़ के युद्ध में जोधपुर के जोधपुर के शासक तख्त सिंह के दोनों सेनापतियों की इसने हत्या कर दी थी। उसके ठीक 18 दिन बाद में या 10 दिन बाद में 18 सितंबर को कुशाल सिंह का चंपावत ने दूसरा युद्ध लड़ा था, जिसमें मोक मैसन की हत्या कर दी थी। और इसी युद्ध को ध्यान रखना चैलावास का युद्ध कहा जाता है। 10 सितंबर वाले युद्ध को भीथोड़ का युद्ध, 18 सितंबर अंग्रेजों के साथ लड़ा था उसको चैलावास का युद्ध कहा जाता है। इस चैलावास के युद्ध को ही गोरों और कालों का युद्ध भी कहा जाता है। और दोनों युद्धों में कुशाल सिंह चंपावत जीत गया था। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और सभी मित्रों के पास अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें।